हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के बारे में। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जो कि हमारे 11th का चैप्टर है। तो सबसे पहले जानते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। अच्छा, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि उस एनिमल का जो बॉडी है वो किससे किससे मिलके बना है। किससे मिलके बना है? मान लो सेल से मिलके बना है। किससे मिलके बना होता है? सेल से। अब सेल के बाद सेल से एक दूसरे से मिलके क्या बनाती है? हमारी टिश्यू बनाती है। तो जो टिश्यू बन रहा है ना, उसी के बारे में हम लोग को इस बारे में स्टडी करना है। मतलब इस चैप्टर में टिश्यू के बारे में हमको मेनली स्टडी करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, देखिए यूनि मतलब एक, यूनि मतलब एक या वन, यूनि मतलब एक है, सेलुलर मतलब सेल, मतलब एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म, मतलब जिनकी बॉडी किससे बनी हो? केवल एक सेल से बनी हो, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक लेवल के होते हैं। माइक्रोस्कोपिक, जिसको हम अपनी नेकेड आइज, यानी नेकेड आइज जो होती है, नंगी आंख, मतलब कि खुली हुई आंख, नेकेड आइज मतलब वही खुली हुई आंख, मतलब उससे हम क्या कर सकते हैं? देख नहीं सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं। जैसे हमारा बैक्टीरिया हो जाता है, वायरस भी आता है, लेकिन वायरस क्या होता है ना कि यूनिसेलुलर नहीं होता है, ए सेलुलर होता है। कैसा होता है? ए सेलुलर होता है। बैक्टीरिया हो जाता है, कुछ माइक्रोस्कोपिक फंजाई भी हो जाते हैं, प्रोटोजोन्स हो जाते हैं। तो देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सारे फंक्शंस, जैसे हो गया डाइजेशन, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन, एक ही सेल से होता है। सबसे पहली बात ये होती है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम जो होते हैं वो एक सिंगल सेल से बने होते हैं, और उनमें जो और जितना भी उसमें प्रोसेसेस होगा, जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, तो हम लोगों में जो जो प्रोसेस होता है वो मल्टी सेल्स के द्वारा होता है, मतलब कई सारी सेल्स के द्वारा होता है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो डाइजेशन प्रोसेस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, जो कुछ भी हो वो केवल सिंगल सेल से होगा। कुछ किससे होगा? केवल सिंगल सेल से होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई उसमें केवल सिंगल सेल पाई जा रही है, एक ही सेल पाई जा रही है, तो उसी से ना होगा सब, तो वही सिंगल सेल से होता है। अब दूसरा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब मल्टी मतलब बहुत सारे, मल्टी मतलब बहुत सारे। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का हाइड्रा एग्जांपल एक लिखा गया है यहाँ पे। हाइड्रा, हाइड्रा हमारा क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। देखिए हाइड्रा केवल मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन इसमें टिश्यू लेवल अभी नहीं होता है। अभी क्या होता है? टिश्यू लेवल नहीं होता है, ठीक है ना। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इन ऑर्गेनिजम्स में सेल एक ऑर्डर में अरेंज होकर टिश्यू बनाती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है ना कि सेल क्या करेगी? एक ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी। मान लीजिए कि हमारे पास एक सेल थी ये वाली, एक सेल और मिल जुड़ गई, एक सेल और जुड़ गई, एक सेल और, एक सेल और, मतलब ऐसे करके जुड़ गई बहुत सारी सेल्स एक साथ, और क्या बना लेती हैं? टिश्यू बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? टिश्यू बना लेती हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स होती है ना, एक ऑर्डर में अरेंज होती हैं। देखिए एक ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज है, एक ऑर्डर में अरेंज है, और अरेंज होकर टिश्यू बनाती हैं और फंक्शंस करती हैं। टिश्यू बनाने के बाद क्या करेंगी? फंक्शंस करेंगी। टिश्यू एक दूसरे से मिलकर ऑर्गन, टिश्यू एक दूसरे से मिलकर क्या बनाता है? ऑर्गन। पहले तो हमारा सब सेलुलर लेवल होता है, मतलब मालिकुलर लेवल होता है, मालिकुलर लेवल होता है। उसके बाद हमारा सब सेलुलर आ जाता है, फिर सेलुलर लेवल आता है। अब सेल्स से मिल, जैसे क्या होता है? मालिक्यूल्स होते हैं। पहले हम लोग एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर मालिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले एटॉमिक लेवल हो जाएगा, फिर मालिकुलर लेवल हो जाता है। तो एटॉमिक लेवल के बाद कौन सा हो जाएगा? मालिकुलर लेवल अपना। फिर मालिकुलर लेवल से कौन हो जाएगा? सब सेल लेवल हो जाएगा। फिर सब सेल के बाद सेलुलर लेवल हो जाएगा। सेलुलर से फिर टिश्यू हमारे बन जाएंगे, तो टिश्यू लेवल। फिर टिश्यू लेवल से कौन हो जाएगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल, मतलब ऑर्गन लेवल। फिर ऑर्गन से एक दूसरे से मिलकर क्या बना देंगे? ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, फिर हमारा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ऐसे करके विकास होता है, ठीक है ना। तो टिश्यू एक दूसरे से मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, और फिर ऑर्गन से हमारा क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे ऑर्गन सिस्टम कौन कौन हो जाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाएगा, रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब। देखिए जो सेल्स का स्ट्रक्चर होता है ना, उसके फंक्शन के अनुसार वेरी करता है। मतलब सेल का स्ट्रक्चर जैसा फंक्शन करती होगी उस हिसाब से डिजाइन होता है। मान लीजिए कोई सेल क्या करिए? सपोर्ट प्रदान करिए, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? मान लीजिए ऐसा हो जाएगा, सीधा सीधा। कोई सेल क्या करिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रैवल करिए, तो उसका गोल गोल हो जाएगा ताकि आसानी से जा सके, ठीक है ना। तो उसके फंक्शन के अनुसार उसका साइज क्या होता है? चेंज होता है। अब देखिए एनिमल टिश्यू के बारे में देखते हैं। तो जो एनिमल टिश्यू होती है, टिश्यू किससे मिलकर बनी होती है? सेल्स से। सेल्स से मिलकर क्या बनती है? टिश्यू बनती है। मतलब बहुत सारे सेल्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक अरेंज होते हैं, मतलब एक ऑर्डर में, जिससे क्या बनता है? हमारा टिश्यू बनता है। तो उसमें हम एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे प्लांट टू प्लांट टिश्यू के बारे में नहीं बात करेंगे। प्लांट टिश्यू के बारे में हम प्लांट एनाटोमी में देखेंगे। जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ट्राइकाइड्स, वेसल्स, ये सब होते हैं उनमें।
देखिए एनिमल टिश्यू ये 4 टाइप की होती हैं। पहला तो हमारा इपिथेलियल टिश्यू हो गया। कौन सा टिश्यू? इपिथेलियल टिश्यू। कौन सा? इपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद हमारा कनेक्टिव टिश्यू हो जाता है। इपिथेलियल टिश्यू के बाद कनेक्टिव टिश्यू हो जाता है। फिर हमारा मस्कुलर टिश्यू हो जाता है। कौन रहता है? मस्कुलर टिश्यू। उसके बाद से चौथा न्यूरल टिश्यू। तो पहला इपिथेलियल टिश्यू है जो कि इपिथेलिया सबसे ऊपर वाली होती है इपिडर्म पे। कनेक्टिव टिश्यू हो जाती है हमारी, कनेक्टिव टिश्यू हो जाती है। फिर क्या होती है? मस्कुलर टिश्यू हो जाती है, मस्कुलर टिश्यू हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद से हमारी न्यूरल टिश्यू हो जाती है। तो ये 4 टिश्यू होते हैं। सबसे पहले आप जानेंगे हम इपिथेलियम टिश्यू के बारे में। कौन किसके बारे में? इपिथेलियम टिश्यू के पास। तो देखिए इपिथेलियम टिश्यू के पास क्या होता है? फ्री सरफेस होता है। मान लीजिए हमारी एक टिश्यू है कि नहीं है, मान लीजिए ये हमारी क्या है? एक टिश्यू है, एक हमारी एक टिश्यू है। तो इसके पास क्या होगा कि फ्री सरफेस होगा। इसके पास क्या होगा? जो ऊपर वाला सरफेस एरिया है ना, ये क्या होगा? फ्री होगा। ये टिश्यू ऊपर वाला सरफेस एरिया क्या होगा? फ्री होगा, यानी इन्वायरमेंट के साथ लगा रहेगा। जैसे हमारी ये स्किन है, तो ये मान लो कि हमारी कौन सी एपिथेलियम टिश्यू है। तो देखिए इसके ऊपर का सरफेस क्या है? फ्री है कि नहीं है? इसका ऊपर का सरफेस क्या है? अपना फ्री है। मतलब ऊपर वाला जो ऊपर वाला है वो किससे लगा है? हमारे इन्वायरमेंट के अटैचमेंट में। किसके अटैचमेंट में? इन्वायरमेंट के अटैच में। और जो इसका अंदर वाला भाग होगा, जो अंदर वाला भाग होगा, उस अंदर वाले भाग में क्या भरा रहेगा? फ्लूइड भरा रहेगा। मान लो ये अंदर वाला भाग हो गया, तो ये इसमें क्या भरा रहता है? फ्लूइड भरा रहता है। जो मतलब फ्लूइड भरा नहीं रहता है, ये फ्लूइड के संपर्क में होता है। क्या होता है? फ्लूइड के संपर्क में होता है, ठीक है ना। तो जो इपिथेलियम टिश्यू होते हैं उसके बाद फ्री सरफेस पाया जाता है। फ्री सरफेस जो कि जो बाहरी वाला सरफेस होगा वो इन्वायरमेंट से रहेगा, और जो अंदर वाला रहेगा वो बॉडी के फ्लूइड से लगा रहता है और उसके संपर्क में रहता है। यह बॉडी के कुछ पार्ट्स का कवरिंग या लाइनिंग बनाती है। हमारे बॉडी के जो कुछ पार्ट होते हैं ना, उसका क्या बनाती है? कवरिंग या लाइनिंग बनाती है। जैसे हमारा स्किन हो गया ना, तो इसके ऊपर का कवरिंग बना रही है सब। क्या बना रही है? कवरिंग बना रही है सब। तो इपिथेलियम टिश्यू क्या कर रही है कि हमारे बॉडी पार्ट्स का कवरिंग बनाती है, लाइनिंग बनाती है। इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भरा होता है। अब देखिए इंटरसेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए ये एक सेल हो गया ना, और ये क्या हो गया? दूसरी सेल हो गई हमारी। एक हमारी यहीं पे ले लो तीसरी सेल। तो देखो इन दो सेल्स के बीच में, ये एक सेल ये दो सेल, इन सेल्स के बीच में क्या होगा ना, इस सेल के बीच में यहाँ पे क्या बड़ा रहेगा? लिक्विड रहेगा कुछ, जिसे मैट्रिक्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मैट्रिक्स। देखिए दो तरह के मैट्रिक्स हो सकते हैं, एक इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, एक हो सकता है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। एक हो सकता है इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, सेलुलर मैट्रिक्स, और एक हो सकता है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स मतलब एक ही सेल के अंदर जो मैट्रिक्स भरा होगा, जैसे हमारा साइटोप्लाज्म हो गया। और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि दो सेल्स के सेलवाल के बीच में, दो सेल्स के सेलवाल बोलिए, सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भरा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बोल देते हैं। तो दो सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भरा रहता है। अब देखिए इपिथेलियम टिश्यू दो टाइप की होती है। कितने टाइप की? दो टाइप की। दो टाइप की, सिंपल इपिथेलियम और कंपाउंड इपिथेलियम। सिंपल इपिथेलियम और कंपाउंड इपिथेलियम। सिंपल इपिथेलियम क्या होती है? सिंगल लेयर्ड होती है। कैसी होती है? सिंगल लेयर। जो हमारी इपिथेलियम टिश्यू होती है वो सिंगल लेयर्ड होती ही है, मतलब अक्सर सिंगल लेयर्ड होती है। जो अगर डबल लेयर हो जाएगी तो उसको हम कंपाउंड इपिथेलियम बोल देंगे, ठीक है ना। तो देखिए जो सिंपल इपिथेलियम होती है, इसको अभी छोड़िए वो कंसेप्ट, इसको भी याद कीजिए कि जो सिंपल इपिथेलियम होती है वो क्या होती है कि सिंगल लेयर होती है। सिंगल लेयर होती है और क्या बनाती है? डक्ट लाइनिंग होती है, जो डक्ट्स की लाइनिंग हो गई, ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग हो गई, और बॉडी कैविटी की लाइनिंग हो गई। तो इधर हम लोग देखे ही हैं कि जो कि क्या करती हैं, बॉडी के कुछ पार्ट्स की कवरिंग या लाइनिंग बनाती हैं। तो इन दोनों का काम सिंपल वही होगा, ये भी कवरिंग या लाइनिंग में बनाएंगी। तो सिंपल एपिथेलियम भी क्या करेगी कि जो डक्ट होंगी, ट्यूब्यूल्स होंगी, और जो बॉडी की कैविटी होगी उस पे ऊपर क्या बनाएंगी? लाइनिंग बनाती हैं सब। क्या बनाती हैं? लाइनिंग बनाती है। जो सिंपल एपिथेलियम होती है वो 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 3 टाइप की होती है। स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम और कॉलुमनर एपिथेलियम। एक हो गया स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम और कॉलुमनर। देखिए जो क्यूबाइडल होता है वो कैसा होता है? क्यूब के जैसा, ये जैसा क्यूब होता है। और कॉलुमनर कैसा होता है? कॉलम के जैसा। कैसा? कॉलम के जैसा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। और जो स्क्वेमस होता है वो कैसा होता है कि फ्लैटेंड सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं? फ्लैटेंड सेल्स होती हैं, ठीक है ना, ये फ्लैटेंड सेल्स होती हैं। और कंपाउंड इपिथेलियम, देखिए जो सिंपल इपिथेलियम से उसमें सिंगल लेयर पाया जाता है, लेकिन जो कंपाउंड इपिथेलियम होती है उसमें 2 या 2 से अधिक लेयर बनी होती है, ठीक है ना, या 2 से अधिक लेयर से बनी होती है या कंपोज्ड होती हैं। इनका काम होता है प्रोटेक्शन का। इनका काम किसमें था? लाइनिंग, डक्ट का जो लाइनिंग बना रही थी, ट्यूब्यूल्स का लाइनिंग बना रही थी, और बॉडी कैविटी का लाइनिंग या कवरिंग बना रही थी। वही कंपाउंड इपिथेलियम का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का। कंपाउंड इपिथेलियम किसमें पाई जाती है? स्किन में पाई जाती है। किसमें? स्किन में पाई जाती है, हमारे स्किन में पाई जाती है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब
देखते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में, जो कि सिंपल एपिथेलियम का पहला वाला जो टाइप है। तो स्क्वेमस एपिथेलियम फ्लैटेंड सेल्स के सिंगल लेयर से बनी होती है। कि कैसी सेल्स से? फ्लैटेंड सेल्स होती है। कैसी? फ्लैटेंड सेल्स होती है, उनके सिंगल लेयर से बनी होती है। तो फ्लैटेंड सेल्स के सिंगल लेयर से बनी होती है। फ्लैटेंड मतलब चपटी, फ्लैटेंड मतलब चपटी। इसका एनसीईआरटी में क्या क्या है, वो दिया गया है, स्ट्रक्चर दिया गया है फ्लैटेंड सेल्स का। देखिए हम आपको दिखा देते हैं, एक सेकंड। देखिए ये हमारी फ्लैटेंड सेल्स है। कौन सी है? फ्लैटेंड सेल्स, चपटी हुई है, ठीक है ना। तो ये फ्लैटेंड है। ये देखिए क्यूबाइडल है। कौन सा है? क्यूबलाइडल, क्यूब लाइक। क्यूब कैसा होता है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्यूब कैसा होता है? ऐसा होता है। तो देखिए इसमें सेल्स जो यहाँ पे हैं ये कैसी है? वैसी है कि नहीं है? तो ये क्यूबाइडल होती हैं। कैसी होती है? क्यूबाइडल होती है। और जो कॉलमनर होती है वो कॉलम के जैसा, थोड़ा इसको लंबा कर दीजिए, कॉलम बना दीजिए। क्या बना दीजिए? कॉलम बना दीजिए। क्या बना दीजिए? कॉलम बना दीजिए। ऐसे होती हैं, ठीक है ना, ऐसे होती हैं। तो ये कॉलमनर हो गई हमारी। अब आगे चलते हैं। तो देखिए जो हमारी स्क्वेमस एपिथेलियम होती है वो फ्लैटेंड सेल्स के सिंगल लेयर से बनी होती है। फ्लैटेंड मतलब चपटी, चपटी वैसे बनी, उसके सिंगल लेयर से बनी होती है। ये ब्लड वेसल्स की वाल, लंग के एयर सेक्स एल्वेलाई में पाई जाती हैं। अब देखिए जो स्क्वेमस एपिथेलियम होती है ब्लड वेसल्स के वाल में, किसमें? ब्लड वेसल की जो वाल होती है, दीवार होती है उसमें, तथा लंग के एयर सेक्स जो हमारा एल्वेलाई होता है ना, एल्वेलाई होता है जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है। इन्वायरमेंट से जो हमारा ऑक्सीजन आता है वो कहाँ जाता है? हमारे ब्रोंकियोल में, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल में जाएगा, वहाँ से एल्वेलाई में जाता है। एल्वेलाई से फिर हमारे आरबीसी या हीमोग्लोबिन के द्वारा चला जाता है टिश्यू में, वहाँ एक्सचेंज होकर फिर। तो मतलब देखिए यहाँ पे एल्वेलाई में सिंपल सा काम क्या होता है कि एक्सचेंज होता है गैसेस का। क्या होता है? एक्सचेंज होता है गैसेस का। तो ये बॉडी वेसल्स की वाल और लंग के एयर सैक्स यानी एल्वेलाई में पाई जाती हैं। तो इनका काम क्या होगा? जब एल्वेलाई के एयर सैक्स बना रही है तो वहाँ पे डिफ्यूजन का काम करती होंगी। तो फंक्शन क्या होता है? डिफ्यूजन बाउंड्री बनाती है, जिससे गैसेस का क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन बाउंड्री बनाती है जहाँ पे गैसेस का डिफ्यूजन होता है। देखिए फ्लैटेंड सेल्स ऐसी होती हैं। देखिए फ्लैटेंड है कि नहीं? चपटी 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 सेल्स होती है, ठीक है ना। ये 3D जब बनाएंगे आप तो कुछ ऐसी बनेगी। देखिए 3D हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं। एक सेकेंड बस रुक जाइए। देखिए चपटी दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? तो वही चपटी होती है। अब आगे देखिए क्यूबाइडल एपिथेलियम। तो क्यूबाइडल एपिथेलियम कैसे होगी? क्यूब लाइक होती है। देखिए ऐसे क्यूब लाइक, ऐसे करके क्यूब लाइक होती है, ऐसे करके क्या होती है? क्यूब लाइक। और जो इनका न्यूक्लियस होता है, इनका भी न्यूक्लियस बीच में पाया जाता है। किसमें? बीच में पाया जाता है, बीच में पाया जाता है। इनका भी न्यूक्लियस किसमें पाया जाता है? बीच में पाया जाता है। तो क्यूबाइडल एपिथेलियम, क्यूबाइडल सेल, क्यूब लाइक सेल्स के सिंगल लेयर से बनी होती है। जो क्यूबाइडल एपिथेलियम होती है वो भी किससे बनी होती है? सिंगल लेयर से। कैसी? क्यूब लाइक सेल्स, जो हमारा क्यूब होता है ना, स्क्वायर क्यूब होता है ना, उसके सिंगल लेयर से बनी होती हैं। ये ग्लैंड्स की डक्ट्स, जो हमारे ग्लैंड्स हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, जो कि हमारा कौन सा ग्लैंड हो गया? बहुत सारे ग्लैंड, जो भी आप याद कर लीजिए, बल्बोरेट्रल, जो भी मतलब कि हमारा सलाइवरी ग्लैंड हो गया, पेनक्रियाज, ये सब हो गया, ठीक है ना। तो इन ग्लैंड्स की डक्ट्स या नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स, जो नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स होते हैं, नेफ्रॉन में 4 ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, पीसीटी, डीसीटी, हेनले लूप और कलेक्टिंग डक्ट। तो उन चारों में पाई जाती हैं। क्यूबाइडल सेल्स किसमें होती हैं? जो नेफ्रॉन का ट्यूब्यूल हो जाएगा, पीसीटी, डीसीटी, हेनले लूप, कलेक्टिंग डक्ट में पाई जाती है। अब देखिए जो पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया, हेनले लूप हो गया, कलेक्टिंग डक्ट हो गया, इनका काम क्या होता है? सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का। तो इनका काम क्या होता है? सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का। तो उसमें सिंपल सा भाई, इनसे बनी ही है, क्यूबाइडल एपिथेलियम से ये सेल्स बनी है, तो इसका मतलब क्यूबाइडल एपिथेलियम होगा, उनका भी काम क्या होगा? सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का। तो किस में हेल्प करती है? सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, ठीक है ना। जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि ये डक्ट कौन सी है। तो पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनले लूप होता है, हेनले लूप में 2 होते हैं लिम्ब, एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, एक होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। जो डिसेंडिंग वाला होता है वाटर के लिए परमिएबल होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल होता है। मतलब वाटर बाहर निकल जाता है और इलेक्ट्रोलाइट बाहर नहीं निकल पाता है, इसीलिए जो ऑस्मोलरिटी होता है नीचे जाने पे बढ़ जाता है, 13 होता है, चला जाता है। और वही असेंडिंग की बात करें तो वाटर के लिए क्या होगा? इम्परमिएबल, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल जाएंगे और अंडर का ऑस्मोलरिटी ऊपर जाते जाते 200 रह जाता है डीसीटी के पास, ठीक है ना। ये आपको कंसेप्ट पता ही होगा, बता भी दिया हम पहले। अब देखिए कॉलमनर एपिथेलियम सिलेंडर लाइक सेल्स के सिंगल लेयर से बनी होती है। सिंपल सा याद कर लीजिए, जो सिंपल एपिथेलियम थी वो सिंगल लेयर से थी। तो वैसे स्क्वेमस, क्यूबाइडल और कॉलमनर तीनों क्या होंगे? सिंगल लेयर की होंगी, ठीक है ना। जो स्क्वेमस एपिथेलियम होती है वो फ्लैटेंड सेल से बनी होती है, जो स्क्वेमस क्यूबाइडल होती है वो क्यूब लाइक सेल से, और कॉलमनर होती है वो सिलेंडर लाइक सेल से बनी होती है। और इनका न्यूक्लियस इनके बेसिस पे होता है। मान लीजिए सिलेंडर लाइक सेल्स है ना, तो इनका जो न्यूक्लियस होगा कहाँ होगा?
ये न्यूक्लियस होगा वो कहाँ होगा, इनके बेस पे होगा। जो न्यूक्लियस होगा वो कहाँ पे होगा, इनके बेस पे होगा। जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पे होता है, इनके बेस पे होता है। फ्री सरफेस के पास माइक्रोविलाई, मान लीजिए कि इनके पास क्या है, फ्री सरफेस है, तो इनके पास क्या पाई जाएगी, माइक्रोविलाई पाई जाती है। अब माइक्रोविलाई हम लोग डाइजेशन वाला चैप्टर में पढ़ते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि रुग्गी होता है, वहाँ पे एक माइक्रोविलाई का एक स्ट्रक्चर होता है। और हम स्मॉल इंटेस्टाइन में देखते हैं सब म्यूकोसा लेयर में जहाँ पे माइक्रोविलाई होती है, ठीक है ना। तो फ्री सरफेस के पास क्या होगा, माइक्रोविलाई होता है। ये स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में पाई जाती है। जो हमारा स्टमक है, मान लो हमारा जो स्टमक है, जो हमारा जे शेप का स्टमक है, उसके लाइनिंग में पाई जाती है। किसमें, लाइनिंग में पाई जाती है। वर्क देखिए, वर्क सिंपल सा, जो हमारी इंटेस्टाइन में विलाई पाई जाती है उसका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करना। जो भोजन हमारा पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, उसका क्या करना, एब्जॉर्प्शन करना। एक बात आपको हम बता दें, यदि बायो को आप रिलेट करके पढ़ते हैं, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़िए बायो का, तो उसमें जो जो चीज़ जहाँ पे मिल रहा है उसको वहीं पे रिवाइज कर लीजिए आप लोग। देखिए हमारी वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका बस रिवाइज होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए हम बताते हैं, ये स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में पाई जाती है। जो हमारा स्टमक हो गया और जो इंटेस्टाइन हो गई, उनके लाइनिंग में पाई जाती है। जो लाइनिंग मतलब सिंपल समझिए, जो बाहर वाला होगा, मतलब बाहर वाला होगा, उसके ऊपर पाई जाती हैं। और माइक्रोविलाई का काम क्या होता है, इंटेस्टाइन में आप पढ़े ही हैं, किसका काम करता है माइक्रोविलाई, एब्जॉर्प्शन का काम करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। और स्टमक में क्या पाई जाती है, रुगी पाई जाती है। रुगी के पास बहुत सारी सेल्स होती हैं, 3 सेल्स होती हैं। गैस्ट्रिक सेक्रेट मतलब सेक्रेटिंग सेल्स बहुत सारी होती है, जैसे हमारा पेप्टिक या नेक सेल्स हो जाती हैं, ऑक्सिंटिक या पेरिएटल सेल हो जाती हैं, होती है कि नहीं होती है। तो उन सब का काम क्या होता है, सेक्रीशन का काम होता है। और इंटेस्टाइन में होगा तो एब्जॉर्प्शन का काम होगा। तो सिंपल सा क्यूबाइडल एपिथेलियम होगा, उनका काम क्या होगा, सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में होगा। यदि क्यूबाइडल और कॉलमनर, जो हमारा क्यूबाइडल हम इसके पहले पढ़े हैं, और जो कॉलमनर है, यदि उनके ऊपर क्या आ जा रहा है, इनके फ्री सरफेस पे क्या आ जा रहा है, सीलिया उग जा रहा है। मान लो इसको सीलिया, अब तुम मान लो इसके ऊपर क्या आ गया, सीलिया। जैसे हमारा पैरामीशियम होता है, जैसे हमारा क्या होता है, पैरामीशियम होता है ना, उसके ऊपर क्या होता है, बहुत बहुत माइक्रो एकदम माइक्रो लेवल में सीलिया होती है। तो सीलिया मतलब समझिए पैर हाथ, मतलब पैर, जैसे हम लोग का पैर है, सीलिया पैर है जो चलने में मदद करता है, वैसे ही जो पैरामीशियम होता है उसमें सीलिया पाया जाता है, जो उनको मूवमेंट प्रदान कराता है। जो पैरामीशियम होता है उसमें मूवमेंट प्रदान करता है। अच्छा, जो इसमें क्या पाया जाता है, हमारा हॉरिजॉन्टल वाला जो बाइनरी फिजन पाया जाता है, कैसा, लॉन्गिट्यूडनल नहीं, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पाया जाता है पैरामीशियम में। और पैरामीशियम की बात बता दें आपको, देखिए हम रिवाइज कराएंगे, वीडियो लंबी उस समय कोई वो नहीं है। देखिए जहाँ पे पैरामीशियम होता है, इसमें 2 होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस, एक माइक्रो न्यूक्लियस। तो माइक्रो न्यूक्लियस नीचे होता है, मैक्रो न्यूक्लियस ऊपर होता है। मैक्रो न्यूक्लियस किसमें हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में। और जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो किसमें हेल्प करता है, हमारे मतलब वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस को वो करने में, क्या बोल करने में, मतलब सहन शक्ति में, जो भी बोल रहे यार याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं इसको, ठीक है ना, इसमें हेल्प करता है। तो ये सिंपल सा याद कर लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैक्रो किसमें हेल्प करेगा, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब देखिए, यदि क्यूबाइडल कॉलमनर सेल्स के फ्री सरफेस पे सीलिया आ जाता है, सीलिया मतलब हाथ पैर समझिए, इसे माइक्रो स्ट्रक्चर होगा। यदि उसके ऊपर क्या आ जा रहा है, सीलिया आ जाता है, तो उसे हम सिलिएटेड एपिथेलियम बोल देंगे। यदि उनके ऊपर सीलिया आ गया तो सिलिएटेड एपिथेलियम, सीलिया आ गया तो सिलिएटेड, पीलिया आ गया तो पिलिएटेड। मतलब याद करने के लिए कुछ भी से मतलब याद हो जाए बस। तो यदि सीलिया आ जाता है तो उनको हम सिलिएटेड एपिथेलियम कहा जाता है। इनका कार्य म्यूकस और डस्ट पार्टिकल्स को मूव कराना है। मान लीजिए हमारे नाक में क्या चला गया, डस्ट चला गया। यदि हमारे नाक में क्या पाया जा रहा है, अगर यही सिलिएटेड एपिथेलियम पाया जा रहा है, तो क्या करेंगे, या तो उस डस्ट को अंदर ले जाएंगे या तो डस्ट को बाहर ले जाएंगे, 2 ही काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या करनी है, मूवमेंट करा रही है। वैसे ही मान लीजिए म्यूकस हो गया, यदि म्यूकस हमारे बॉडी में कहीं सेक्रीट हुआ है, क्या हुआ, सेक्रीट हुआ है। अब उस म्यूकस को क्या करना है कि अलग अलग बॉडी के पार्ट्स तक भेजना है। तो उसके लिए ये काम करती है सिलिएटेड एपिथेलिया, मतलब उसको मूवमेंट कराते हैं, सब मूवमेंट कराती हैं, ठीक है ना। आगे की तरफ भेजते हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम मुख्यतः हालो ऑर्गन, जो हमारे हालो मतलब खाली ऑर्गन्स होते हैं, जो ट्यूब्स होती हैं, क्या होती हैं, ट्यूब्स होती हैं। जैसे हमारी फैलोपियन ट्यूब हो गई, जैसे हमारी क्या हो गई, फीमेल वाली फैलोपियन ट्यूब, फीमेल वाली क्या होगी, फैलोपियन ट्यूब जिसे बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब की कितने पार्ट होते हैं, आप देखिए फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड कुछ बता देते हैं आपको। तो फैलोपियन ट्यूब होती है, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, 3 होते हैं, इस्थमस, एम्पुला और एक होता है इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम का भाग होता है हमारा फिम्बरी, जो कि कैचिंग ऑफ ओवम को कैच करने का, पकड़ने का काम करता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। और इस्थमस होता है और एम्पुला होता है, दोनों मिलकर इस्थमिक एम्पुलरी जंक्शन बनाते हैं, जहाँ पे आके स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है, ठीक है ना। अब आप लोगों ने देखा होगा इक्टोपिक प्रेगनेंसी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी में सिंपल से ही होता है ना, देखिए इक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये होता है ना कि जो हमारा फर्टिलाइजेशन होके जो जाइगोट या हमारा एम्ब्रियो जो
मदर वॉर्म पे जाके अटैच होना था वो कहाँ पे हो जाएगा, इसी फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है, इसी फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है। तो यदि वहाँ पे यहाँ पे यदि बेबी का विकास होने लगा तो उसी को हम इक्टोपिक प्रेगनेंसी बोल देते हैं। तो सिलिएटेड इपिथेलियम पे आते हैं। तो सिलिएटेड इपिथेलियम क्या होती है, मुख्यतः हालो ऑर्गन्स के इनर सरफेस जैसे ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब में पाई जाती हैं। इनर सरफेस जो हालो ऑर्गन होंगे उनके इनर सरफेस में जो अंदर वाली सरफेस होगी, ये अंदर वाली जो सरफेस होगी, ये अंदर वाली सरफेस होगी, इनमें पाया जाता है। जैसे हमारे ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब्स हो जाते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा, ओवम, ओवम को आगे ले जाना है कि नहीं ले जाना है। मान लो फिम्बरी कैच किया, इनफंडिबुलम के पास भेजा, इनफंडिबुलम से कहाँ जाएगा, इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन के पास जाएगा। तो वो किसकी वजह से जाता है, ये सिलिएटेड इपिथेलियम की वजह से जाता है, सिलिएटेड इपिथेलियम की वजह से। अब देखिए ग्लैंडुलर इपिथेलियम एक हमको पढ़ना है, कौन सा, ग्लैंडुलर इपिथेलियम। ये कुछ नहीं है, सिंपल सा आप समझ लीजिए, जब क्यूबाइडल या कॉलमनर सेल्स क्या हो जाए, सेक्रीशन के लिए स्पेसिफिक हो जाए, मतलब केवल और केवल क्या करने लगे, सेक्रीशन करने लगे, सेक्रीशन करने लगे, सेक्रीशन करने लगे, तो उनको हम क्या बोल देंगे, ग्लैंडुलर इपिथेलियम बोल देंगे। देखिए यदि क्यूबाइडल और कॉलमनर के ऊपर यदि सिलिया आ जा रहा है तो उसमें सिलिएटेड इपिथेलियम बोल देते हैं। यदि वो सेक्रीशन के लिए स्पेसिफिक हो जाती है तो उनको हम क्या बोल देंगे, ग्लैंडुलर इपिथेलियम बोल देंगे, ग्लैंडुलर इपिथेलियम बोल देंगे। ठीक है, आगे देखिए, अब थोड़ा लंबा खींचेगा। अब देखिए ग्लैंडुलर टिश्यू जो होती है, ग्लैंडुलर टिश्यू होती है दो तरह से, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जो ग्लैंडुलर टिश्यू या ग्लैंडुलर इपिथेलियम होती है वो दो तरह से होती है, यूनिसेलुलर होती है, मल्टीसेलुलर होती है। तो यूनिसेलुलर में गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारी गोबलेट सेल्स होती है ना, गोबलेट सेल जो कि म्यूकस सेक्रेट करती है, वो होती है कौन सी, ग्लैंडुलर होती है, लेकिन यूनिसेलुलर होती है। तो ग्लैंडुलर टिश्यू में जो यूनिसेलुलर टिश्यू होगा उसका एग्जांपल हमारा गोबलेट सेल्स हो जाएगा, जो कि एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती है, जो कि म्यूकस सेक्रेट करती है। आप डाइजेशन वाले चैप्टर में इसको देखे होंगे। तो गोबलेट सेल्स क्या करती हैं, म्यूकस सेक्रेट करती हैं। अब मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर टिश्यू की बात करें, मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर टिश्यू की, तो एक क्लस्टर ऑफ सेल्स, इसमें सिंगल सेल था लेकिन इसमें क्लस्टर ऑफ सेल्स, मतलब बहुत सारे झुंड पाया जाएगा सेल्स का। ये सलाइवरी ग्लैंड हो गया, कौन सा, सलाइवरी ग्लैंड। अच्छा सलाइवरी ग्लैंड कितना होता है, सलाइवरी ग्लैंड कितना होता है पता है आप लोगों को ना, चलिए ठीक है, 3 टाइप का होता है सलाइवरी ग्लैंड, 3 पार्ट होते हैं समझिए एक तरह से। अब आते हैं ग्लैंड्स पे। तो ग्लैंड्स 2 तरह से होती हैं, कितनी तरह की, 2 तरह के, 2 तरह। मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सेक्रीशन, किसके आधार पे, मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सेक्रीशन, मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सेक्रीशन, मतलब वो सेक्रीशन को कैसे एक ऑर्गन में या एक भाग में, एक टिश्यू में, एक सेल में कैसे पोर कर रही हैं, डाल रही हैं, उस हिसाब से ग्लैंड्स होती हैं 2 तरह से, एक्सोक्राइन, एक इंडोक्राइन। और इन दोनों को यदि इन दोनों का गुण यदि किसी में आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सोक्राइन। इसको क्या बोलते हैं, मिक्सोक्राइन बोलते हैं, मिक्सोक्राइन। जैसे हमारा कौन सा हो जाता है, पैनक्रियाज हो जाता है। तो पैनक्रियाज क्या होता है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों तरह का होता है। इसको हम मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी बोलते हैं, मिक्सोक्राइन, क्योंकि हार्मोन्स भी सेक्रेट करता है और एंजाइम्स भी सेक्रेट करता है, पिगमेंट सेक्रेट करता है। ठीक है ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास क्या होता है, डक्ट होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास क्या होता है, डक्ट होता है। एग्जांपल में बात करें तो म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ईटीसी। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होगी वो क्या सेक्रेट करेंगी, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो क्या सेक्रेट करती है, म्यूकस हमारा हो गया, जो म्यूकस हो गया जिससे हमारा चिपचिपा बना रहेगा अंदर का लिक्विड टाइप का। सलाइवा हो गया हमारा, जिसमें सलाइवरी एमाइलेज, लाइसोजाइम, टाइलिन, ये सब होता है, सलाइवा हो गया। ईयर वैक्स हो गया, जो कि ईयर क्या करेगा, ईयर वैक्स क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है ताकि बाहर से बैक्टीरिया उसके अंदर न जा सके, ईयर वैक्स हो गया। ऑयल हो गया, जो कि जैसे कि वजाइनल ऑयल होता है, वजाइनल ऑयल होता है वजाइना में। अब और वजाइनल ऑयल के साथ और सारे बहुत सारे जगह पे ऑयल होता है। अब देखिए मिल्क होता है, जो कि मिल्क जो कि फीमेल के मेमरी ग्लैंड सेक्रेट होता है, तो मिल्क हो गया, ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड ही होती है। जो हमारी मेमरी ग्लैंड होती है वह एक तरह से एक्सोक्राइन ग्लैंड ही होती है। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ से सेक्रेट होती है, हमारी पैनक्रियाज से, इंटेस्टाइन, लीवर से हमारा हो गया, स्टमक से भी, तो इन सब से सेक्रेट हो रही है तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड हो जाते हैं। अब बात करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड की। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं कि इनमें डक्ट एब्सेंट होता है। मतलब देखिए एक्सोक्राइन में क्या करेगा कि डक्ट के द्वारा, मान लीजिए कोई एंजाइम बनाया, उसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक उसको भेजना है तो क्या करेगी, डक्ट का सहायता लेगी। लेकिन जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उसमें डक्ट एब्सेंट होता है, यानी डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, जो कि हार्मोन्स सेक्रेट करती हैं। क्या सेक्रेट करती हैं, हार्मोन्स को। जो भी डक्टलेस ग्लैंड्स होंगी वो हार्मोन्स को ही सेक्रेट करेंगी, हार्मोन्स को ही सेक्रेट, केवल सेक्रेट करेंगे। ठीक है ना, जो कि डायरेक्टली हार्मोन्स को किस में डालती हैं, ब्लड में डालती हैं। अब देख लिए कंपाउंड इपिथेलियम के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल तो इपिथेलियम हो गया, आप कंपाउंड इपिथेलियम कहते हैं। यह एक से ज्यादा लेयर से बनी होती है। जो कंपाउंड इपिथेलियम होती है वह एक से ज्यादा लेयर से बनी होती है।
एक से ज़्यादा लेयर, सिंगल लेयर नहीं होगा, डबल ट्रिपल या क्वांटर्नली बहुत सारे लेयर्स होगा। इनका एक लिमिटेड रोल होता है सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में, इनका एक लिमिट में रोल होता है। इनका तो लिमिट में रोल नहीं था, लेकिन इनका एक लिमिटेड रोल होता है सेक्रीशन में तथा एब्जॉर्प्शन में, सेक्रीशन में तथा एब्जॉर्प्शन में। केमिकल और मैकेनिकल प्रॉब्लम्स से प्रोटेक्शन देती है। किससे? केमिकल और मैकेनिकल हो गया। जैसे कोई केमिकल है, कोई केमिकल सेक्रेट हुआ हमारे बॉडी में, किसी जैसे HCl सेक्रेट होता है स्टमक में, उसको क्या करेगा? जला देगा। HCl क्या करेगा? जला देगा, क्योंकि हाईली एसिडिफाइड एसिडिक होता है ना। HCl का pH मान कितना होता है? 1.8 होता है शायद। कितना होता है? 1.8 होता है ना। हाँ देख लीजिएगा, हाँ यही होता है, 1.8 होता है, जो कि हाईली एसिडिक है, जो कि क्या करेगा? H2SO4 से भी ज़्यादा एसिडिक हमको लगता है, तो हाईली एसिडिक हो गया। इसकी वजह से क्या होगा कि ये एलिमेंट्री कैनाल को जला सकता है, ठीक है ना। तो उससे बचाने के लिए, उससे मतलब हमारे जो स्टमक होगा उसको जला देगा, उससे बचाने के लिए हमारी कंपाउंड इपिथेलियम हेल्प करती है उससे बचने के लिए। तो केमिकल्स और मैकेनिकल प्रॉब्लम से प्रोटेक्शन देती है। कंपाउंड इपिथेलियम स्किन के ड्राई सरफेस को कवर करती है। जो हमारा यहाँ पे मान लीजिए ड्राई सरफेस है ना, हमारा यहाँ पे ड्राई सरफेस है ना, तो इसको कवर करने का काम करती है कंपाउंड इपिथेलियम। कंपाउंड इपिथेलियम हम लोगों ने पहले भी देखा, जो कंपाउंड इपिथेलियम होती है वो स्किन में पाई जाती है, स्किन में पाई जाती है। यानी ये क्या करेगी? स्किन के ड्राई सरफेस को, जो सूखा हुआ सरफेस होगा, ड्राई वाला होगा, ड्राई सरफेस, उसको कवर करती है, उसको कवर करती है। तथा बकल कैविटी, उसको साथ साथ क्या? बकल कैविटी, माउथ कैविटी हो गया। बकल कैविटी मतलब माउथ कैविटी। ओरल एक आता है ना, एक बकल कैविटी को हम ओरल कैविटी बोलते हैं, ओरल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ओरल कैविटी या बकल कैविटी। हमारा फेरिंक्स हो गया। क्या हो गया? फेरिंक्स हो गया। फेरिंक्स क्या होता है? कॉमन पैसेज फॉर, कॉमन पैसेज फॉर, बताइए बताइए, कॉमन पैसेज फॉर किसके लिए? वाटर एंड एयर, ठीक है ना। किसके लिए? फूड एंड एयर के लिए बोल दीजिए। तो कॉमन पैसेज होता है ये। फिर सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, हमारा पैंक्रियाटिक डक्ट हो गया। इनके मॉइस्ट सरफेस को, जैसे स्किन के ड्राई सरफेस को कवर करता है हमारा कंपाउंड, वैसे ही बकल कैविटी हो गया, फेरिंक्स हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, पैंक्रियाटिक डक्ट हो गया, इनके मॉइस्ट सरफेस को, जो गीला गीला सा सरफेस रहेगा, उनको कवर करता है, उनको कवर करता है। अब देखिए हमको जंक्शंस के बारे में पढ़ना है, जो कि NCERT में 3 जंक्शन के बारे में दिया गया है। एक है टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। अच्छा, जंक्शन क्या होता है? जैसे हमारी 2 ट्रेनें आके, मान लो क्या होते हैं कि ट्रेनें आके एक जगह कहीं रुकती है ना, मतलब 2 सिटी को जोड़ने के लिए जंक्शन बनाया जाता है, ठीक है ना, ताकि वहां से अलग अलग सिटी में ट्रेनों को भेजा जाए। वैसे ही जंक्शंस होती हैं। इपिथेलियम टिश्यू के सभी सेल्स एक दूसरे से जिस पॉइंट पे जुड़ी रहती है, इपिथेलियम टिश्यू के जो सेल्स होती है ना, एक दूसरे से, मतलब कोई भी सेल्स हो, एक दूसरे से जिस पॉइंट पे जुड़ी रहेंगी ना, वही उनका जंक्शन हो जाता है। ये एक सेल हो गई, यहाँ पे एक दूसरी सेल हो गई, इस पॉइंट पे जुड़ी है, तो ये क्या हो गया? एक तरह से जंक्शन हो गया हमारा। क्या हो गया? जंक्शन हो गया, ठीक है ना। तो देखिए टाइट जंक्शन पहला होता है। तो टाइट जंक्शन क्या करता है कि टिश्यू से सब्सटेंस के लीकिंग को बचाता है। जो टिश्यू होते हैं ना, उनसे सब्सटेंस के लीकिंग से बताता है। मान लीजिए हमारा टिश्यू था, ये मान लीजिए टिश्यू था, तो इससे सब्सटेंस क्या हो? लीक करके बाहर ना जाए, लीक करके बाहर ना जाए, उससे बचाता है हमारा टाइट जंक्शन, ठीक है ना। दूसरा होता है एडहेरिंग जंक्शन। 2 सेल्स को एक दूसरे के भी नेबरिंग बनाने में मदद करता है। एक दूसरे से क्या बनाने में? नेबरिंग बनाने में। जैसे हम लोग के नेबर्स होते हैं कि नहीं होते हैं, हमारे घर कुछ कम हुआ, नमक कम हुआ, जाके मांग लाए उनके घर से, तो वैसे ही काम एडहेरिंग जंक्शन का भी होता है। ये भी क्या करते हैं? नेबरिंग कराते हैं 2 सेल्स में। देखिए एडहेरिंग नेबरिंग, एडहेरिंग नेबरिंग, यहाँ से ING एकदम इसको याद कर लीजिए। जहां भी नेबरिंग दिखे वहां एडहेरिंग मार दीजिएगा। यहाँ समझे ना, एडहेरिंग नेबरिंग जंक्शन, ऐसे आप याद कर सकते हैं, सिंपल सा। एडहेरिंग और नेबरिंग एक दूसरे से रिलेट करने की कोशिश कीजिए, याद हो जाएगा। तीसरा होता है गैप जंक्शन। 2 सेल्स को साइटोप्लाज्म को जोड़ता है। हमारी मान लीजिए एक सेल हो गया, ये 2 सेल हो गया ना, तो इनके साइटोप्लाज्म को, जो इनके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होगा, इनसे जोड़ने का काम करता है, जिससे कि उनके बीच जो आयंस हो, इसमें से इसमें आयन चला जाए, इसमें से इसमें आयन चला जाए, चाहे जो इसमें से ये प्रोटीन हो वो चला जाए, इसमें से प्रोटीन हो इसमें चला जाए, मतलब इसमें ट्रांसफर होता रहे, इसमें हेल्प करता है ना। तो गैप जंक्शन क्या करता है? साइटोप्लाज्म को जोड़ता है, जिससे उनके बीच में आयंस हो गया, स्मॉल और बिग मॉलिक्यूल का ट्रांसफर हो सके। अब पढ़ते हैं दूसरा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अब तक तो हमारा एपिथेलियम टिश्यू खत्म हुआ है, अब पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करती है? लिंकिंग एंड सपोर्टिंग डिफरेंट टिश्यू ऑर्गन्स टू ईच अदर। क्या करती है? लिंक करती है। कनेक्ट मतलब कनेक्ट करना। जैसे हम लोग क्या करते हैं? वाईफाई कनेक्ट करो, हॉटस्पॉट खोल दिए, वाईफाई तुम कनेक्ट कर लो। तो क्या करते हैं? एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू क्या करती है कि लिंकिंग करती है, मतलब लिंक करती है एक दूसरे से सेल्स को, और सेल्स को या टिश्यूज को क्या करती है? लिंक करती हैं एक दूसरे से, और सपोर्ट करती हैं किसको? डिफरेंट ऑर्गन्स को या टिश्यूज को, ईच अदर मतलब टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से क्या करती हैं? उनको सपोर्ट प्रदान करती हैं और लिंक करती हैं उनको।
अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की मतलब इनका रेंज कहाँ से कहाँ हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यू का रेंज कहाँ से कहाँ हो सकता है। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू एक तो हो जाएगा और एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। एक हमारा सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा और फिर सॉफ्ट कनेक्ट मतलब रेंज पूछा ना, तो रेंज वही सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू तो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू तक। अब स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन सी होती है, कार्टिलेज हो जाती है हमारी, क्या हो जाती है, कार्टिलेज हो जाती है। जैसे देखिए ये जो हमारा हाथ है ना, तो इस पे जो हमारा पाया जा रहा है ना, ये कार्टिलेज हो जाता है। जो हमारा ईयर का ज्वाइंट होता है वहाँ पे भी कार्टिलेज होता है। जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो जो वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियों के बीच में क्या होता है, कार्टिलेज होता है, जो कि हाइलिन कार्टिलेज होता है। हमारे जो नाक जो नोज का टिप होता है ना, उस पर भी कार्टिलेज होता है, तो ये कार्टिलेज हो गया। हमारी बोन्स हो गई, बोन्स क्या होते हैं, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होती हैं। हमारा एडिपोज टिश्यू हो गया, एडिपोज टिश्यू मतलब वही फैट वाला टिश्यू। कौन सा, फैट वाला टिश्यू। जैसे हम एक्सेस में क्या किए, भोजन को कर रहे हैं, एक्सेस में भोजन न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं, हमारा बॉडी क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, और यूज करने के बाद भी एनर्जी बच जा रही है, तो उसको क्या करेगा कि एडिपोज टिश्यू के रूप में हमारी स्किन के नीचे जमा कर देगा। और हमारी ब्लड्स हो जाती है, जो कि ब्लड होता है, आगे देख लेंगे, ब्लड के बारे में हमको पता ही होगा। ब्लड को छोड़कर, इस ब्लड को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, और जो कार्टिलेज और बोन और एडिपोज है ना, ये क्या करती है ना कि कोलेजन और इलास्टिन सीक्रेट करती है। क्या करती है, कोलेजन और इलास्टिन सीक्रेट करती है। तो ब्लड के छोड़ के ये तीनों कार्टिलेज, बोन और एडिपोज, कोलेजन और इलास्टिन सीक्रेट करती हैं ना, ठीक है, सीक्रेट करती हैं। फाइबर्स बॉडी को स्ट्रेंथ, देखिए कोलेजन और इलास्टिन, ये क्या है, फाइबर्स हैं एक तरह से। क्या है, फाइबर है, समझिए ऐसे करके फाइबर्स होंगे। क्या होंगे हमारे शरीर में, फाइबर्स होंगे, जो एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। तो ब्लड को छोड़कर सभी कोलेजन और इलास्टिन फाइबर सीक्रेट करते हैं। और जो ये फाइबर्स होती हैं, जो इलास्टिन और कोलेजन हो गया, ये हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मतलब ताकत या मजबूती प्रदान करते हैं। जो ये हमारी कोलेजन और इलास्टिन हो गया, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी मतलब वही लचीलापन हो गया हमारा, चाहे फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है। इलास्टिबिलिटी या देखिए हम इसको ऐसे कर दे रहे ना, इलास्टिबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है। ये सेल्स मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड सीक्रेट करती है। देखिए जो ये सेल्स होती है ना, ये कोलेजन और इलास्टिन के अलावा क्या सेल मैट्रिक्स, जैसे हम पॉलीसेकेराइड, मैट्रिक्स मतलब वही लिक्विड होगा कुछ, वही पॉलीसेकेराइड्स को सीक्रेट करती है। पॉलीसेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट, उनको क्या करती है, सीक्रेट करती है। कनेक्टिव टिश्यू कितनी होती है, 3 तरह की होती है। कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू होती है वो कितने टाइप की होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। तो हमारा पहला हो गया लूज कनेक्टिव। लूज मतलब क्या होगा, लूजली अरेंज होगा। कैसा होगा, लूजली अरेंज होगा। डेंस मतलब बहुत सारा डेंस होगा, बहुत ज्यादा गाढ़ापन होगा, एक तरह से समझिए, पास 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 पास। और लूज मतलब एक देखिए एकदम सटे सटे हैं, तो इनको क्या बोलिए, डेंस बोल दीजिए। लूज का मतलब थोड़ा दूर दूर कर दीजिए, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया। एक ही स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होती है। अब देखिए लूज कनेक्टिव टिश्यू में किसको रखा गया है, एरियोलर टिश्यू को और एडिपोज टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल कौन है, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या करती है कि बीनीथ द स्किन, कहाँ पाई जाती है या स्किन के नीचे, बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे पाई जाती है, जस्ट बीनीथ द स्किन। सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम टिश्यू, जो हमारा एपिथेलियम टिश्यू होगा ना, उसके लिए सपोर्ट फ्रेमवर्क बनाती है। मतलब क्या, कैसा काम करती है, जो एरियोलर टिश्यू होती है सपोर्ट प्रदान करती है, किसको, एपिथेलियम टिश्यू को सपोर्ट प्रदान करती है। और क्या कंटेंट करती है, फाइब्रोब्लास्ट, क्या करती है, फाइब्रोब्लास्ट, जो कि फाइब्रोब्लास्ट क्या सेक्रेट करेंगे, यही फाइबर्स, कोलेजन और इलास्टिन, ठीक है ना। तो वही, तो फाइब्रोब्लास्ट, इनमें जो एरियोलर टिश्यू होती है उनमें फाइब्रोब्लास्ट होता है, जो कि फाइबर्स सेक्रेट करती हैं। उनके साथ साथ मैक्रोफैगस हो जाएगा, मैक्रोफैजे मतलब जो बैक्टीरिया को खाने का काम करे। और मास्ट सेल्स हो जाता है, क्या, मास्ट सेल्स हो जाता है, और मास्ट सेल्स हो जाता है, ठीक है ना। तो एरियोलर टिश्यू के पास फाइबर्स हो जाएगा, मैक्रोफैगस और मास्ट सेल्स होता है, मतलब एक होता है, ठीक है ना। अब देखिए एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू दूसरा होता है, ये भी एक तरह से लूज कनेक्टिव टिश्यू ही होता है। तो एडिपोज टिश्यू क्या होता है, ये भी स्किन के नीचे ही पाया जाता है। स्टोर फैट में न्यूट्रिएंट्स खा लेते हैं तो ज़्यादा एनर्जी बन जाती है। देखिए जब हम एक्सेस में क्या करने लगते हैं, कभी कभी भोजन करने लगते हैं, तो हमें क्या आने लगती है, मोटापा आने लगती है, चर्बी चढ़ जाती है, चर्बी। तो वही चर्बी हमारा एडिपोज टिश्यू होता है। क्या होता है, एडिपोज टिश्यू होता है। जब भोजन हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा जाने लगेगा तो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, तो बॉडी क्या करेगी कि अपने यूज करने भर ही उसका यूज करेगी। उसके बाद जो बचेगा शेष उसको एडिपोज के रूप में, हमारे फैट के रूप में क्या करेगी, इकट्ठा कर देगी। वही हमारा एडिपोज टिश्यू होता है, जो कि स्किन के नीचे पाया जाता है। अब आगे आते हैं, जिसका उपयोग इमीडिएटली नहीं हो पाता है। मान लीजिए जो वही बोले हैं, बताई दिए, इमीडिएटली नहीं हो पाता है, वह फैट में कन्वर्ट करके टिश्यू में स्टोर किया जाता है। फैट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और टिश्यू में स्टोर कर दिया जाएगा, वही हमारी एडिपोज टिश्यू हो गई। अब देखते हैं लूज तो देख लिया, अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे आते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू,
फाइबर्स फाइब्रोब्लास्ट कंपैक्ट होकर बनाते हैं। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होगा वो फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट क्या हो जाएंगे, बहुत सारे, मतलब ये देखिए फाइबर्स हो गए या फाइब्रोब्लास्ट हो गए, वो एकदम एकदम क्या हो गए, कंपैक्ट हो जाएंगे, एकदम क्या हो जाएंगे, कंपैक्ट हो जाएंगे। तो कंपैक्ट होकर बनाते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर्स के ओरिएंटेशन के आधार पर दो तरह का होता है। जो हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है वो फाइबर्स के ओरिएंटेशन के आधार पर कितने तरह का होगा, दो तरह का। ओरिएंटेशन मतलब मान लीजिए यहाँ से फाइबर हमारा बना है, मान लीजिए एक इधर चला गया, इधर ऐसे ऐसे करके चला गया था, इरेगुलर नहीं ना, इरेगुलर हो गया। और यही बात करिए फाइबर, मान लीजिए एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है, एकदम एकदम क्या है, पैरेलल है, एकदम क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। इस आधार पे तो जो हमारा फाइबर होगा यदि इरेगुलर है उसे हम डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोल देंगे। यदि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर है इरेगुलर है तो उसे हम डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोल देंगे। वही फाइबर यदि रेगुलर है तो उसको हम डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोल देंगे, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोल देंगे। हाँ, तो आगे देखिए, सॉरी बच्चों थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे इधर घर पे। अब देखिए जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है वो दो तरह से, उसके जो फाइबर है उनके ओरिएंटेशन के आधार पे ये दो तरह का होगा। एक होगा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा हो जाएगा डेंस रेगुलर कनेक्टिव। हेलो बच्चों, तो सॉरी उस वीडियो में क्या हुआ था कि थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था और मोबाइल मेरी स्विच ऑफ, इस वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होती है वो फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट से कंपैक्ट होकर बनती है, ठीक है ना। और ये अपने मतलब फाइबर्स के ओरिएंटेशन के बेसिस पे, फाइबर्स के ओरिएंटेशन की बेसिस पे जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होती है वो दो तरह की होती है। यदि इरेगुलर ओरिएंटेशन है, मान लीजिए यहाँ से ओरिएंट हुआ और ऐसे ऐसे इरेगुलरली है, मतलब इसका आता पता नहीं है किधर जा रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू या डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। यदि वही रेगुलरली है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, तो उसको हम बोल देंगे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, उसमें लिगामेंट होते हैं जो कि अटैच होते हैं। जो डेंस रेगुलर टिश्यू होता है उसमें क्या होता है, लिगामेंट होते हैं। ये बोलिए कि डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल कौन है, लिगामेंट है हमारा। कौन है, लिगामेंट है, जो कि क्या अटैच करता है, एक बोन को दूसरे बोन से। और दूसरा होता है टेंडन। पहला था हमारा लिगामेंट, दूसरा होता है टेंडन। लिगामेंट तो एक बोन को दूसरे बोन से अटैच कर रहे हैं। मान लीजिए हमारा एक बोन ये हो गया और ये दूसरा बोन हो गया, तो क्या करेगा, इससे इसको अटैच कर देगा। वही बात करते हैं हम टेंडन की, तो क्या करेगा कि ये स्केलेटल मसल्स को इसके ऊपर ऐड करेगा। जब आप चिकन उकन खाएंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या करता है कि स्केलेटल मसल्स को बोन्स से अटैच करता है। अब देखिए डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स क्या होते हैं, ओरिएंट होते हैं डिफरेंटली और इरेगुलर है। इसका मतलब जो इसमें फाइबर्स होते हैं या फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो ओरिएंट तो होते हैं, मतलब निकलते तो हैं, लेकिन कैसे, डिफरेंटली या इरेगुलरली निकलते हैं। और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्किन में। कहाँ पे, स्किन में। देखिए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में कौन आता है, कार्टिलेज, बोन और हमारे ब्लड आते हैं। कार्टिलेज, बोन और ब्लड हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए कार्टिलेज क्या होता है। तो कार्टिलेज का इंटरसेलुलर मटेरियल, जो कार्टिलेज होता है ना, उसका इंटरसेलुलर मटेरियल कैसा होगा, सॉलिड होगा और प्लीएबल होता है। कैसा, थोड़ा सॉलिड टाइप का होगा और प्लीएबल होगा। कैसा कैसा होगा, थोड़ा प्लीएबल टाइप का होगा, प्लीएबल टाइप का होगा, सॉलिड होगा। जो कंप्रेशन से बचाता है, किससे, कंप्रेशन से या दबाव से बचाता है। कार्टिलेज की सेल्स को कांडोसाइट्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं, कांडोसाइट्स बोलते हैं। जो कार्टिलेज की सेल्स होती है उनको हम कांडोसाइट्स बोलते हैं। जो कि कांडोसाइट होता है ना, वो बोन का ही सेल होता है। मान लीजिए हमारा बोन है ना, तो इसी में सेल्स पाई जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, कांडोसाइट्स बोल देते हैं। ये लैकुनी आप नाम सुने होंगे, तो वही लैकुनी में पाया जाता है, मतलब लैकुनी स्ट्रक्चर बनाते हैं सब। वर्टिब्रेट्स में एम्ब्रियोनिक स्टेज में कार्टिलेज को बोन द्वारा क्या कर देता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। जो कार्टिलेज होता है ना, उसको वर्टिब्रेट्स में एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या करते हैं कि बोन के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं। मतलब वही कार्टिलेज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोन में हमारे कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हम नोटोकार्ड को रिप्लेस कर देते हैं वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू, नोटोकार्ड को किससे, वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू। वैसे ही कार्टिलेज को किससे रिप्लेस कर दिया जाता है, बोन के थ्रू। किसके थ्रू, बोन के थ्रू रिप्लेस कर दिया जाता है। अब देखिए प्रेजेंस कहाँ क्या होती है कार्टिलेज की, टिप ऑफ नोज के टिप पे, आउटर ईयर ज्वाइंट, जो कि हमारा ईयर का आउटर ज्वाइंट होता है उस पे, आउटर ईयर ज्वाइंट पे, वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स की जोड़ों पर, वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स की जो जोड़े होते हैं उन पे पाया जाता है। और जो वो कौन सा रहता है, हाइलिन कार्टिलेज होता है, हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज होता है। अब बात करते हैं लिम्स और हैंड्स पे। जो हमारी पाम है ना, ये वाली पाम है ना, इस पे पाई जाती है जो हमारी ये कार्टिलेज होती है, ठीक है ना, इस पे मौजूद होती है। बोन देखिए यह रिच होता है कैल्शियम साल्ट में। देखिए हमारे बोन में कैल्शियम पाया जाता है, ऑफकोर्स सी बात है उसमें कैल्शियम साल्ट पाया जाएगा। कैल्शियम साल्ट में रिच होता है, हार्ड होता है। कैसा होता है, हार्ड होता है और नॉन प्लीएबल होता है।
और मतलब नॉन प्लेबल जो होगा, लेकिन वो कौन सा नॉन प्लेबल होगा, ग्राउंड सब्सटेंस, यानी नॉन प्लेबल ग्राउंड सब्सटेंस होता है, हार्ड होता है। कोलेजन फाइबर भी कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है, हमारा कोलेजन फाइबर्स भी कंटेन करता है, जो कि इलास्टिसिटी उसको प्रदान करते हैं। किसी किसी का जो बोन होता है बहुत लचीला होता है, इसी की वजह से कार्टिलेज फाइबर्स भी कंटेन करता है, जो इससे स्ट्रेंथ या मजबूती या ताकत प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, मजबूती या ताकत प्रदान करते हैं। अब देखिए बोन क्या होता है कि स्ट्रक्चरल फ्रेम हमारे बॉडी को देता है। जो बोन होता है वो हमारे बॉडी को क्या देता है, स्ट्रक्चरल फ्रेम देता है हमारे बॉडी को। जो बोन होता है वो स्ट्रक्चरल फ्रेम हमारे बॉडी को देता है। बोन सॉफ्ट ऑर्गन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रदान करता है। जो हमारा बोन होता है वो किसको, सॉफ्ट ऑर्गन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रदान करता है। बोन का सिंपल सा काम क्या होगा कि सपोर्ट करेगा और प्रोटेक्शन प्रदान करता है। अब आगे देखिए, बोन सेल्स को हम ओस्टियोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं किसमें, स्पेसेस में, इन द स्पेसेस, जिसको हम लैक्यूनी बोलते हैं। जो बोन सेल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट बोलते हैं, जो कि कहाँ पे, स्पेसेस में, जिसे हम लैक्यूनी बोलते हैं, उसमें प्रेजेंट होती हैं। जो लिम्ब बोन होती है ना, वो लॉन्ग बोन होती है लेग्स की। जो लिम्ब बोन होती है, सच मतलब जो लिम्ब बोन होगी, जैसे हमारी पैर की सबसे लंबी बोन होगी, वो क्या करेगी, वेट बियरिंग फंक्शन का काम करती है, मतलब वेट को कैरी करने का काम करती है। वेट को कैरी करने का काम करती है। वेट को कैरी करने का क्या करती है, काम करती है। एक सेकेंड थोड़ा लाइट को, एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा मोबाइल हीट हो गई है, थोड़ा दिक्कत कर रहा है हमें। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए जो ब्लड के बारे में देते हैं, तो ब्लड क्या होती है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होती है। हमारी ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के बारे में पता है आप लोगों को, हम जल्दी से बता दें तो कि ब्लड में ब्लड सेल्स होती है और प्लाज्मा होता है। तो ब्लड सेल्स 45% हो जाएंगी, वही प्लाज्मा की बात करें तो 55%। प्लाज्मा कितना होगा, 55%। अब इस प्लाज्मा के 55% में 90 to 92% क्या होगा, प्रोटीन्स होगा। क्या होगा, प्रोटीन्स होगा। 90 to 92% क्या होगा, प्रोटीन होगा। जो कि कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, फाइब्रिनोजन हो जाते हैं, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन हो जाते हैं। फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। फाइब्रिनोजन का काम होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। एल्ब्यूमिन का काम होगा ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस में फाइब्रिनोजन का क्लॉटिंग में काम करेगा, फाइब्रिन से रिलीज करके। ग्लोबुलिन किस में काम करता है, एल्ब्यूमिन किस में, ऑस्मोटिक में। ग्लोबुलिन हमें प्रोटेक्शन प्रदान करता है। अब देखिए इस 90 से 92% हमारी प्रोटीन होगी, और इसमें से जो 6 से 8% होता है वाटर होता है और अदर सब्सटेंस होते हैं। और ब्लड सेल्स जो 45% होते हैं उनमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं और आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को जो थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, ये किसमें हेल्प करता है, हमारे किसमें हेल्प करता है, किसमें, कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है हमारे बॉडी में। कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के साथ साथ ये कोएगुलेशन में भी हेल्प करता है। और देखिए ल्यूकोसाइट होता है, उसमें 2 टाइप के सेल्स होते हैं। जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो 2 टाइप की, एक ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट जो ग्रेनुलोसाइट होगा इसमें 3 तरह की सेल्स होंगी, और एक ग्रेनुलोसाइट में 2 तरह की सेल्स होती हैं। अब आगे देखिए कार्टिलेज का इनर सेलुलर मटेरियल सॉलिड और प्लेबल होता है, ये तो हम पहले बता दिए ना। चलिए सॉरी, आगे चलते हैं। अब देखिए मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। मस्कुलर टिश्यू क्या होगा, हर एक मसल लॉन्ग सिलेंडर फाइबर से बना होता है। जो हमारा मसल होता है वो सिलेंडरिकल जो फाइबर्स होते हैं उसी से बना होता है। इसे हमारा मसल हो गया ना, ऐसे करके हमारा मान लीजिए क्या है, मसल हो गया। तो ये मसल में क्या होता है ना कि ऐसे करके इसके अंदर एक फाइबर्स होते हैं, एक फाइबर यहाँ ऐसे करके फाइबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो हर एक मसल लॉन्ग फाइबर, सिलेंड्रिकल फाइबर से बने होते हैं, जो कि पैरेलली अरेंज होते हैं। जो कि क्या होंगे, मान लीजिए एक फाइबर हो गया, इसके पैरेलली एक और फाइबर हो गया, इसके पैरेलली एक और फाइबर हो गया, इसके पैरेलली क्या हो गया, और फाइबर हो गया। इसमें पैरेलली अरेंज होते हैं। ये फाइबर्स भी मायोफाइब्रिल्स से बनी होती है। ये फाइबर्स है ना, इससे यदि छोटे छोटे फाइबर से उनसे मिलकर बने होते हैं, इसमें मायोफाइब्रिल्स जिसे बोलते हैं। तो ये जो फाइबर्स होते हैं वो माइक्रो या मायोफाइब्रिल से बने होते हैं। मसल फाइबर कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। यदि कंट्रैक्ट करेंगे तो शॉर्टन होगा, मतलब साइज क्या होगा उनका, मान लीजिए कंट्रैक्टर तो साइज छोटा होगा, लॉन्ग तो लेंथन होगा, मतलब यदि अगर रिलैक्स करा तो उसका साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो मसल फाइबर जो होते हैं कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। मस्कुलर टिश्यू के द्वारा हमारे शरीर में सभी प्रकार के मूवमेंट होते हैं। जो मस्कुलर टिश्यू जो होती हैं, जो कि मसल से मतलब बोन से जुड़ी होती हैं, उन मसल्स होती हैं, जो बाइसेप्स हो गई, ट्राइसेप्स हो गई, उनके द्वारा हमारे शरीर में सभी प्रकार के मूवमेंट होते हैं। मसल्स देखिए 3 होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल टिश्यू बोन से अटैच होती है। जो स्केलेटल मसल होती है ना, जो उसकी टिश्यू होगी, अब स्केलेटल मसल टिश्यू होगी वो बोन से अटैच होती है। किसके द्वारा, लिगामेंट
टेंडन के द्वारा, किसके द्वारा, टेंडन के द्वारा। कौन सा होता है, टेंडन होता है, टेंडन के द्वारा अटैच होती है। एग्जाम्पल में देखिए स्केलेटल मसल का बाइसेप्स हो गया हमारा, जब हम लोग बाइसेप्स जो बॉडी बनाते हैं बाइसेप्स हो गया, और पैरेलल फैशन में अरेंज होता है। जो बाइसेप्स होते हैं उनमें जो हमारे स्केलेटल फाइबर्स होंगे, जो स्केलेटल मसल्स होंगे पैरेलल फंक्शन में क्या होंगी, अरेंज होती हैं। अब देखिए स्मूथ मसल्स के बारे में, पहले हम लोग देख लिए स्केलेटल मसल, अब दूसरा देखेंगे स्मूथ मसल। स्मूथ मसल फाइबर दोनों साइड से इंड पे टेपर या फ्यूजी फार्म होती है। मान लीजिए ये मसल फाइबर होती है ऐसे करके होती है, फ्यूजी फार्म होती है, ऐसे करके होती है फ्यूजी फार्म, ठीक है ना। तो स्मूथ मसल्स फाइबर्स दोनों साइड के इंड पर क्या होती है, टेपर या फ्यूजी फार्म होती है। आप साइड में एनसीईआरटी खोल लीजिए और देख लीजिए उसमें, ठीक है ना। इसमें हमारे पास अभी उतना टाइम नहीं है कि बताओ, मोबाइल हमारी गर्म हो चुकी है। अब देखिए स्मूथ मसल फाइबर्स दोनों साइड के इंड पर टेपर या फ्यूजी फार्म होती है, मतलब दोनों सिरों पे क्या करती है, फ्यूज करती है, दोनों सिरों पे क्या करती है, फ्यूज करती है। ये ब्लड वेसल्स स्टमक इंटेस्टाइन जैसे इंटरनल ऑर्गन हो गए उनके वास्प पे पाई जाती है। जो स्मूथ मसल्स होगी सिंपल सा समझिए कि इनवॉलंटरी होती हैं। जो स्मूथ मसल्स होती हैं क्या होते हैं, इनवॉलंटरी होंगी। तो इनवॉलंटरी वे ऑर्गन्स होते हैं जो कि इंटरनल हमारे अंदर पाए, जैसे हमारा पेट है उसको हम ब्रेन के द्वारा कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इनवॉलंटरी ऑर्गन मतलब क्या होता है कि किसी के कंट्रोल में ना, मतलब ब्रेन के डायरेक्ट कंट्रोल में ना हो, इनवॉलंटरी जिसे बोलते हैं। तो ये ब्लड वेसल्स होगी इनवॉलंटरी ऑर्गन्स पे पाई जाएगी, जैसे हमारा पेनक्रियाज हो गया, हार्ट हो गया, इन पे पाया जाता है, ठीक है ना। मतलब नॉट कंट्रोल डायरेक्टली इन द न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम में डायरेक्टली कंट्रोल में इनवॉलंटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। तो जब हमारी मसल्स होती है ना वो ब्लड वेसल्स स्टमक और इंटेस्टाइन जैसे इंटरनल ऑर्गन्स की वाल पर पाई जाती हैं। और जो स्मूथ मसल्स होती है इनवॉलंटरी होती है। कैसी होती है स्मूथ मसल, इनवॉलंटरी होती है, मतलब कि नॉट डायरेक्टली कंट्रोलिंग न्यूरल सिस्टम, मतलब न्यूरल सिस्टम के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होती है। कार्डियक मसल देख लेते हैं, दूसरा था स्मूथ, तीसरा कार्डियक है, जो कि केवल प्रेजेंट होता है हार्ट में। कार्डियक अरेस्ट जो ऐसा आता है, तो कार्डियक मतलब हमारा हार्ट होता है, तो केवल किसमें प्रेजेंट होता है, हार्ट में प्रेजेंट होता है। केवल किसमें प्रेजेंट होता है, हार्ट में प्रेजेंट होता है। कंट्रेक्टाइल टिश्यू होता है, कैसा कंट्रेक्टाइल टिश्यू, इसलिए तो हमारा हार्ट ऐसे करके कंट्रैक्ट रिलैक्स कंट्रैक्ट। देखिए जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं क्या होती है, इनवॉलंटरी होती है, मतलब कि डायरेक्ट कंट्रोल में न्यूरल सिस्टम के नहीं होती हैं। हमारे शरीर में 639 मसल्स पाई जाती हैं, कितनी, 639 मसल्स पाई जाती हैं। अब देखते हैं कार्डियक मसल्स के बारे में। कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, केवल हार्ट में प्रेजेंट होती है, जो कि कंट्रेक्टाइल टिश्यू होती है। कार्डियक मसल्स सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल जंक्शन से फ्यूज करा देती हैं। जो कार्डियक मसल्स होंगी ना सेल्स, जो कार्डियक मसल सेल्स होंगी ना, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, मान लीजिए कार्डियक मसल्स हमारी सेल्स से बनी है, तो उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगी उनके सेल जंक्शंस को फ्यूज करा देती हैं। क्या करा देती हैं, फ्यूज करा देती हैं और एक साथ जोड़ देती हैं। जो कार्डियक मसल सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो सेल जंक्शंस फ्यूज करा देती हैं, सेल जंक्शंस क्या करा देंगी, फ्यूज करा देंगी और एक साथ जोड़ देती हैं, जिससे यदि एक मसल में चेंज होता है तो दूसरा भी क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। यानी एक कंट्रैक्ट करेगा तो दूसरा भी क्या करेगा, कंट्रैक्ट करता है। तो ऐसा होता है हमारे कार्डियक मसल में। अब देखते हैं अपने न्यूरल टिश्यू के बारे में। किसके बारे में, न्यूरल टिश्यू के बारे में। तो न्यूरल टिश्यू क्या करता है कि कंट्रोल बॉडीज पास्चर और रिस्पॉन्सिवनेस। न्यूरल सिस्टम के बारे में आप पढ़े हैं तो वहाँ पे आप अच्छे से पढ़ें, इसके बारे में आप सिंपल सा ऊपर पर बताएंगे यहाँ पे। तो न्यूरल सिस्टम क्या करता है कि कंट्रोल करता है हमारे बॉडी पास्चर्स को, मतलब कब हमको क्या करना है ये सब कंट्रोल करता है। जितना भी हम कार्य करते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं, जाते हैं, दौड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, सोते पीते हैं, सब कौन कंट्रोल करता है, हमारा न्यूरल सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो ये कंट्रोल बॉडी पास्चर एंड रिस्पॉन्सिवनेस। न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरल सिस्टम का हमारा यूनिट होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है। वही बात करते हैं न्यूरोग्लिया। तो न्यूरोग्लिया एक सेल्स होती है जिससे हमारा न्यूरॉन मिलके बना होता है, जिससे हमारा न्यूरल या न्यूरल टिश्यू मिलके बना होता है। तो न्यूरोग्लिया से हमारा न्यूरल टिश्यू बना होता है, ठीक है ना, जो कि आधा से अधिक भाग होती है। जो न्यूरोग्लिया होती है ना वो हमारे न्यूरल टिश्यू का आधा से अधिक भाग बनाती है। अब ऑर्गन सिस्टम के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। ओके बाय।